Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of अगस्त 2023। तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मुरमंस्क पोर्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, यानी नीचे जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको समुद्रों के नाम दिए गए। तो टर्की जो है ये एक कंट्री जो है ये कौन से दो समुद्र के बीच में स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर A ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ऑप्शन नंबर B ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन नंबर C गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी, या ऑप्शन नंबर D गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को लेकर अक्सर जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश होते रहते हैं। तो भारत में पहली बार गोवा के अस्पताल में मुफ्त में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट IVF का ट्रीटमेंट दिया जाएगा 1 सितंबर 2023 से। आज है 19 अगस्त, तो लगभग 11-12 दिन बाद अगर हम बोलें तो 1 सितंबर से गोवा के अंदर में IVF का फ्री ट्रीटमेंट दिया जाने वाला है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इन अ फर्स्ट इन इंडिया गोवा टू गिव फ्री IVF ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस प्रकार से आपको और भी ढेरों आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। और ये ट्रीटमेंट कब से दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 सितंबर से दिया जाएगा। ये IVF क्या है दोस्तों, तो यह है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये IVF क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो IVF ये ट्रीटमेंट जो है ना, निसंतान लोगों के लिए एक वरदान है जिनका इनफर्टिलिटी का इशू होता है ना, यानी काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होता है, वो एक बच्चे को जन्म देने में असक्षम होता है। तो उनके लिए यहाँ पर ये IVF ट्रीटमेंट कह सकते हो एक वरदान की तरह काम कर सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रकार का आर्ट है। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा होगा। आर्ट टेक्नोलॉजी यह है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, उसी का एक कॉमन प्रकार आपको ये IVF देखने को मिलेगा। देखो मेडिकल प्रोसीजर में ये IVF ट्रीटमेंट उनके लिए है जो इंडिविजुअल या फिर जो ऐसे कपल्स हैं जिनमें फर्टिलिटी को लेकर काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन कपल्स में कुछ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं वो कैपेबल नहीं है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो उनके लिए यह IVF ट्रीटमेंट है। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि किस प्रोसेस से यहाँ पर ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों वैसे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे। जो आपको ये फोटो दिख रहा है स्क्रीन पर, इससे आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, पहले स्टेप के अंदर में फीमेल के ओवरी से जो एग होता है उसको निकाला जाता है। एग को पिकअप करने के बाद में दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ता है, स्पर्म के साथ में यानी मेल के स्पर्म के साथ में उसको कंबाइन करना होता है, क्योंकि हमें इस एग को फर्टिलाइज करना है। क्योंकि यही एग क्या करेगा, धीरे धीरे एक बेबी का फॉर्म लेगा। तो फीमेल के ओवरी से एग लिया और साथ ही साथ में यहाँ पर इस एग को मेल के स्पर्म के साथ में कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद में क्या होगा कि वो जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर कुछ दिन रुक कर, यानी पूरी तरह से जैसी एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है, और आपको पता होना चाहिए जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। यानी कि अगर आप लोग ये फोटो देखोगे तो ये एक एग है, ये फर्टिलाइज एग है। और कुछ टाइम बाद यानी धीरे धीरे करके यहाँ पर जैसी एग फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म के साथ कंबाइन होने के बाद, कुछ समय बाद जैसे आज 4 सप्ताह बाद 10 सप्ताह बाद इस तरीके से वो जो एग है वो धीरे धीरे एक बेबी का शेप लेने लगेगा, एक बेबी फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
लेकिन करते क्या है, जैसे मैंने अभी बोला, अभी मैंने आपको ये बताया कि पहले स्टेप से हमने ओवरी से एग लिया, सेकंड में स्पर्म के साथ में इसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद में ये एग फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के कुछ दिनों बाद जब ये एम्ब्रियो कहलाएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस एग को वापस से जो फीमेल का यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर में इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। यूट्रस के अंदर यहाँ पर ये जो एग है इसको रख दिया जाएगा। समझ गए? अब धीरे धीरे यहाँ पर ये बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसीजर है ये यूज़ किया जा सकता है एक कपल का खुद का, यानी एक कपल है यानी मेल फीमेल है, फीमेल का एग और मेल का स्पर्म यूज़ किया जा सकता है, या फिर इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर में जो एग, स्पर्म और एम्ब्रियोज हैं इनको किसी डोनर से भी ले सकते हैं। एक पर्सन डोनेट भी कर सकता है, उस डोनेशन के माध्यम से भी यहाँ पर ये IVF को प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आप सोच भी रहे होंगे कि आखिरकार ये क्यों करना। चलो, ये तो समझ में आ गया आपको ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत का ये तो आपको पता चल ही चुका है, जो इनफर्टाइल पर्सन होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनफर्टाइल इन द सेंस मतलब क्या होगा, किस तरीके से इनफर्टाइल हम देखेंगे। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर उन महिलाओं को इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिन महिलाओं का जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो डैमेज या ब्लॉक हो जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, इस वाले फोटो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने एग लिया था, आपको पता होगा, ये पूरा प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। यहीं पर ऊपर आपको ये फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगा। ये ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन महिलाओं को ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ऐसे पर्सन जिनमें फर्टिलिटी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा है। अब उनने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अपनाए लेकिन सारे ट्रीटमेंट्स अनसक्सेसफुल हो गए, असफल हो गए, तो ऐसे पर्सन को भी यहाँ पर ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया जाता है। या फिर ये तो हमने बात की फीमेल की, अब बात करेंगे मेल की। कई बार ऐसा होता है एक इंसान के अंदर में जो स्पर्म काउंट है वो स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और उसी कम स्पर्म काउंट होने की वजह से कहीं ना कहीं एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है एक पर्सन जिसका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छी बात है स्पर्म काउंट ज़्यादा है, तो नहीं, स्पर्म काउंट ज़्यादा है ये तो ठीक है, लेकिन वो एबनॉर्मल शेप में है। जो स्पर्म है उसका शेप एबनॉर्मल है, सही नहीं है, उसका मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए ना IVF? बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। now आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि सर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर हमें वहाँ से कुछ नोट डाउन करना हो, नोट्स बनाने हो तो क्या करना है। तो उसके लिए परेशान मत होना, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आपको PDF में प्रोवाइड करवा दिया है। ये मैंने अभी आपको बताया है IVF क्यों न्यूज़ में, ये हमने पूरा खबर समझा। उसके बाद यहाँ पे IVF की जो टेक्नोलॉजी है वो समझी, इसका प्रोसेस क्या है वो समझा, ठीक है। फिर उसके बाद ये समझा कि किस किस इंसानों को यहाँ पर इस IVF की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने आपको बताया, फैलोपियन ट्यूब्स अगर डैमेज है या ब्लॉक हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, या फिर यहाँ पे स्पर्म काउंट वाला सिचुएशन मैंने आपको समझाया, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो हटवा दिया है, रिमूव हो चुका है, या एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, या एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन सब कारणों की वजह से IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले ही छोटा आर्टिकल हो लेकिन बहुत बड़ा धमाका कर सकता है ये हमारे एग्जाम में। पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस आर्टिकल को लेकर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ब्रिक्स का नाम आपने सभी ने सुना होगा, कई बार ये न्यूज़ में रहता है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है ब्रिक्स। इसकी समिट होती है, यानी इसका पूरा सम्मेलन, मीटिंग होती है। तो अब की बार 15वां समिट यानी जो 15वां सम्मेलन है वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। कब से कब तक? आज 19 अगस्त है, 2 दिन बाद यानी 22 अगस्त से 24 अगस्त तक यहाँ पर ये पूरा का पूरा मीटिंग, ये पूरा सम्मेलन चलने वाला है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर पहले बात ये की जा रही थी कि वो ब्रिक्स के समिट को अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन बाद में खबर आती है कि इसको अटेंड करेंगे वो। और यहाँ पे अब न्यूज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि हाँ बिल्कुल PM मोदी विजिट करेंगे साउथ अफ्रीका को, ताकि ये 15वां जो ब्रिक्स का समिट है इसको 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में अटेंड करें। और इस चीज़ का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कर चुकी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार का जो ये समिट है, जो सम्मेलन है, ये आखिरी सम्मेलन 2019 में यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है। पहला एक फर्स्ट इन पर्सन समिट हुआ था 2019 में, उसके बाद से अभी तक इस प्रकार की मीटिंग नहीं हुई है जो अब होने वाली है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, जो हमने ब्रिक्स ग्रुप को बनाया है, जिस आइडिया को रखकर वो आइडिया हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लागू कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, वो सारी की सारी बातें जो है यहाँ पर देखी जाएंगी इस पूरे के पूरे मीटिंग के दौरान। समझ गए?
प्लस अब की बार मीटिंग इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि एक मेन फोकस ये भी होगा कि क्या हम कुछ और नई कंट्रीज़ को इस वाले ग्रुप में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो जब मीटिंग होगी तभी पता चलेगा। समझ गए? तो इतना आर्टिकल था ये। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ी और डिटेलिंग्स जाननी होंगी। जैसे सबसे पहली चीज़, आपको ब्रिक्स के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में अगर आप जाओगे जीएस पेपर नंबर 2 का सिलेबस ओपन करोगे ना, बिल्कुल लास्ट में चले जाना, वहाँ पे ये हेडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स। तो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी यूपीएससी ने मेंशन कर रखा है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स या ऐसी जो बॉडीज़ हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ब्रिक्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ये ब्रिक्स के अंदर 5 देश कौन कौन से वो हमने डिस्कस किए। देखो, ब्रिक्स के जो लीडर्स की समिट होती है, जो सम्मेलन होता है, ये हर साल होता है, एनुअली होता है हर साल। लेकिन जो इस प्रकार का मीटिंग अब होने वाला है वैसा 2019 में हुआ था, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग। बीच में यहाँ पे कोविड की वजह से कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग वगैरह चल रही थी, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका में प्रॉपर ये मीटिंग होने वाली है। अगर हम पूरा प्रॉपर ब्रिक्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप कह सकते हो किसी एक संगठन के फॉर्म में कोई ब्रिक्स नहीं है ये। इसका साल मतलब हर साल एक समिट देखने को मिलता है। हमारे 5 कंट्रीज़ के जो सुप्रीम मेन लीडर्स हैं वो यहाँ पर इसको अटेंड करते हैं, और इस पर्टिकुलर ग्रुप्स, जो पूरा ग्रुप है ये ब्रिक्स का, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो चेयरमैनशिप कह सकते हो रोटेट होती है एनुअली बेसिस पर। यानी कि सपोज जैसे कि इस साल यहाँ पे जैसे साउथ अफ्रीका होस्ट कर लेगा, अगले साल यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री होस्ट कर लेगा, तो इसकी चेयरमैनशिप चेंज होती चली जाती है इन 5 देशों के बीच में। उसके बाद इस ब्रिक्स के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आपने ये देखा होगा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना वो देश हैं जहाँ पर दुनिया में आज के समय पर सबसे ज़्यादा आबादी है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इस ब्रिक्स की ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या, कि दुनिया की जितनी आबादी है, दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन है, उसकी 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये ब्रिक्स ग्रुप। और पॉपुलेशन के साथ साथ जो हमारे दुनिया भर की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 30% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है ये पूरा ब्रिक्स ग्रुप। तो ब्रिक्स ग्रुप नो डाउट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसमें रशिया, इंडिया, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी है। अब उसके बाद बात आती है टाइमलाइन की, यानी सबसे पहली समिट कब हुई थी या सबसे पहली मीटिंग कब हुई थी ब्रिक की। जो सबसे पहला समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था, रशिया के अंदर। दोस्तों ये बात आपने ध्यान में रखनी है, कहाँ हुआ था, रशिया में, और 2009 में हुआ था। और स्टार्टिंग में ना ये केवल ब्रेक हुआ करता था, यानी 2009 में जब समिट वगैरह हुआ था, ये मीटिंग हुई थी, उस समय पर साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा ही नहीं था, ये उस समय पर केवल ब्रिक कहलाता था। बाद में साउथ अफ्रीका ने अगले साल 2010 में इसको ज्वाइन किया, तब जाके यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको ब्रिक्स के नाम से जाना गया। समझ गए? अब इस ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी 5 देश हैं इनके बीच में रिलेशंस को मजबूत करना, जो कॉपरेशंस हैं उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना, डेवलपमेंट करना, प्लस जो पॉवर्टी है उस वो जो चैलेंजेस है उससे यहाँ पे लड़ने का काम करना। समझ गए? तो ये बेसिकली इनका मेन मकसद है। अब देखो, यूपीएससी ने 2014 में, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको पहले भी प्रूव कर चुका हूँ, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूँ। 2014 में सवाल पूछा गया था, सवाल ये था, विद रेफरेंस टू अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स। ब्रिक्स को लेकर आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कि ब्रिक्स का जो पहला समिट हुआ था वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था 2009 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो साउथ अफ्रीका है ये आखिरी कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। चलो ये तो आपको कंफर्म होगा, क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा ही है कि हाँ, साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया, तो साउथ अफ्रीका एक आखिरी देश था इसको ज्वाइन करने वाला। लेकिन ये बताओ, यहाँ पर जो ब्रिक का पहला समिट है क्या ये 2009 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था? नहीं, रियो डे जेनेरियो बेसिकली ब्राज़ील में, वहाँ नहीं हुआ था, ये रशिया में हुआ था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसके हिसाब से हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, जो हमने 4 महीने पहले स्टार्ट किए थे, तो आपके पास में बढ़िया चांसेस ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का अमाउंट बहुत ही मिनिमम है, 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 का। उसके अलावा दोबारा कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद दोबारा कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं। आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ग्रुप में जितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो सब आप बिना किसी इंटरप्शन के उसको अवेल कर पाओगे। अब इसमें प्रोवाइड क्या करवाया जाता है? जैसे आपने अभी देखा, हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, आईवीएफ वाला एक आर्टिकल डिस्कस किया, उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल था वो हमने ब्रिक्स वाला डिस्कस किया। आर्टिकल देखा होगा कि आर्टिकल से तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और हर साल पिछले 2 साल से जो हमने प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस किया है, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि हमने जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया है वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं।
ठीक है। तो उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके प्रिंटेबल पीडीएफ में आपको दिया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, क्योंकि आप अगर करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत सारा होने वाला है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये सारा काम आपको बहुत ही आसानी से करके दिया जाता है। इस ग्रुप के अंदर में आपको प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ मिल जाती हैं। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर जाना है। आपके सामने एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 8534873368। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको एक मैसेज शेयर किया जाएगा जिसमें पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप प्रॉपर पूरा डेमो चेक कर सकते हो कि उस ग्रुप में एग्जैक्टली एक एक चीज़ क्या क्या प्रोवाइड करवाई जा रही है। A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी दोस्तों जो मैं आपसे रोज़ाना बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको हम लोग और आप लोग सब मिलकर अचीव करवा सकते हैं। करते भी हैं हम लोग डेली, लेकिन मेक श्योर करना इसको पहुंचा दो। साथ ही साथ में आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नवाते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक भी कर सकते हो। आर्टिकल भले ही छोटा सा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है। पिछले पूरे साल यहाँ पे इस आर्टिकल का डिस्कशन हमने किया था स्ट्रे डॉग्स के बारे में। जो यहाँ पे सड़क पर गलियों में काफ़ी सारे जो कुत्ते होते हैं ना, जो डॉग्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पर बहुत ही बड़ा खतरा साबित हुए। ऐसे हमने कई एडिटोरियल पढ़े, कई बड़े बड़े राइटर जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके के आर्टिकल लिखे जिसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। जो हमारा दिल्ली का हाई कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो यहाँ पर जो हमारे खासकर स्ट्रीट के अंदर पाए जाने वाले डॉग्स, आपके घर के आसपास भी यहाँ पर ये डॉगी पाए जाते होंगे, इन स्ट्रीट डॉग्स के अंदर में स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को आगे कैरी ऑन किया जाए। क्योंकि दिल्ली की सरकार ने पहले स्टरलाइजेशन किया। स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी, यानी इनकी पॉपुलेशन को रोक दिया जाए। नसबंदी हो जाएगी तो यानी कि पॉपुलेशन आगे इन डॉग्स की नहीं बढ़ेगी। तो इस चीज़ को आगे कैरी ऑन करने के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट का स्टेटमेंट निकल कर आता है। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, इन्होंने 2022-23 के अंदर में लगभग 59,000 कितने 59,000 जो डॉग्स हैं इनका स्टरलाइजेशन कर दिया है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कई सारे डॉग्स को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि अगर वो किसी को काटते हैं किसी पर्सन को, तो उस पर्सन की डेथ ना हो। क्योंकि हमने कई सारे अभी इंसिडेंट देखे हैं रिसेंटली जहाँ पे कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि डॉग के काटने की वजह से सीधा जो रेबीज़ है वो बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक काफ़ी वीडियो वायरल था जहाँ पे किस तरीके से एक डॉग अटैक हुआ था एक छोटे से बच्चे के ऊपर में। ऐसे छोटे बच्चों को लेकर भी कई सारे केसेस रिसेंटली न्यूज़ में निकल कर आए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि हमने 2022-23 के अंदर में लगभग 63,000 से ज़्यादा जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं इनको वैक्सीनेट भी कर दिया है। इसी प्रोसेस को हाई कोर्ट ने आगे बढ़ाने के लिए बोला है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे कि आखिरकार ये डॉग्स इतना बड़ा खतरा कैसे साबित हो जाते हैं। खतरा इतना बड़ा साबित इसलिए हो जाता है क्योंकि डॉग्स के काटने की वजह से बॉडी में रेबीज़ फैलना स्टार्ट होता है। अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा देखोगे तो उस डेटा के अकॉर्डिंग भारत कहीं ना कहीं आज के समय पर एक ऐसा देश है जहाँ पर ह्यूमन रेबीज़ के कई सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दुनिया में रेबीज़ की वजह से जितनी मृत्यु होती है उसकी 1/3 मृत्यु यानी कि 1/3 डेथ जो है केवल इंडिया में होती है। हर साल लगभग कह सकते हो 20,000 के आसपास लोगों की जान जाती है इस रेबीज़ की वजह से। ये 20,000 वाला नंबर बहुत बड़ा है। हर साल 20,000 लोगों की जान जाती है, जबकि हम इनको बचा सकते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम डॉग की पॉपुलेशन की बात करें तो ये जो स्ट्रीट डॉग की पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन के आसपास है। 30 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से 96% रेबीज़ के केसेस ह्यूमंस में देखने को मिलता है। जो ये रेबीज़ है ना, ये कैसे होता है, ये ना एक रेबीज़ वायरस की वजह से होता है। ये रेबीज़ वायरस लिस्सा वायरस जीनस से बिलोंग करता है। अगर हम इसके ये जीनस के बाद फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली है रैप्डोविरिडे फैमिली। इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करने वाला ये रेबीज़ वायरस है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फैलती है। ये रेबीज़ वायरस एक प्रकार का आरएनए वायरस है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है। ये वायरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये डॉग के जो रैबिड एनिमल होता है, स्पेशली रैबिड एनिमल में केवल डॉग नहीं आता, डॉग के साथ साथ कैट है, मंकी है और भी कुछ जानवर आते हैं, लेकिन पॉपुलरली हम इनको जानते हैं। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली और बंदर। इनका जो सलाइवा होता है, सलाइवा मतलब जो इनका लार है, उस लार के अंदर में ये वायरस प्रेजेंट होता है। और अगर यहाँ पर डॉग किसी पर्सन को काटता है, काटने के बाद में उस एरिया में घाव हो गया, घाव होने के साथ साथ उस कुत्ते का जो सलाइवा है, जो लार है, वो उस घाव में चिपक गया या घाव में रह गया,
तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला उसके सलाइवा में वायरस प्रेजेंट है, घाव में वो सलाइवा लग गया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पर्सन को रेबीज़ होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पता है प्रॉब्लम ये भी है कि रेबीज़ की वजह से जो डेथ होती है वो कम से कम यहाँ पर 4 दिन से या 2 सप्ताह के बीच में हो सकती है। किसी भी इंसान को कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसी के लिए हम इंजेक्शन दिए जाते हैं, आपको पता होगा, और कुत्ते के काटने के बाद ढेर सारे इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि जो इंजेक्शन लगवाना भूल जाता है, ट्रीटमेंट लेना भूल जाता है ना, उन पर्सन के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो लक्षण है, लक्षण कभी कभी बहुत समय बाद दिखाई देते हैं, 4 दिन बाद, 2 साल बाद, हो सकता है और भी समय लग जाए वो लक्षण दिखने में। इस वजह से यहाँ पर इस रेबीज़ के केसेस को और ज़्यादा खतरनाक बना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही होता है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर किसी डॉग ने काट भी लिया है तो सबसे पहला काम, हाथों हाथ जो काम ये करना है कि उस पर्टिकुलर घाव को जहाँ पे भी काटा है उसको अच्छे से धो लेना है, साबुन से रगड़ रगड़ के धो लेना है, ताकि यहाँ पे उसका जो सलाइवा है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए उस पर्टिकुलर घाव की तरफ से। उसका तब एंटीसेप्टिक वगैरह उसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे जो ये इन्फेक्शन है इसके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। समझ गए। वैसे यहाँ पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको ही पता है। ये हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इशू पढ़ा, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए इसको ध्यान रखना। बाकी दोस्तों ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी। ये फ़ोटोज़ मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, ये मैंने संभाल के रखी हुई हैं, तो यहाँ पर आप इसको एक बार भी देख भी सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए निकल कर आया क्योंकि जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले 8 सालों में डबल हो चुके हैं। डबल 8 सालों में दुगने हो चुके हैं ये केसेस डॉग बाइट के। ये इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल उस समय पर लिखा गया था। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो डॉग्स कितने हैं, जैसे मैंने बोला कहीं पर 30 मिलियन है, वो थोड़ा पुराना डेटा है। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम अंदाज़ा बताएं तो 80 मिलियंस के आसपास डॉग देखने को मिलेंगे। 80 मिलियंस डॉग का मतलब यहाँ पर अगर आप डॉग और ह्यूमन का रेशियो देखोगे तो लगभग अगर 36 लोग हैं तो 36 लोगों के बराबर, या फिर कह सकते हो यहाँ पर इन 36 लोगों के लिए एक डॉग है। ठीक है, यानी कि 1:36 का रेशियो है। 36 ह्यूमन इज इक्वल्स टू 1 डॉग, इज टू 1 डॉग। तो ये नेशनल रेशियो है। अगर 36 ह्यूमन है तो 36 ह्यूमन के लिए यहाँ पर एक डॉग भी है। तो इस प्रकार का रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। और दुनिया भर में डॉग बाइट के केसेस की वजह से जो डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। जैसे मैंने बोला कि हज़ारों की संख्या में डेथ हो रही है। इंडिया के अंदर लगभग, मतलब दुनिया भर में जितनी डेथ हो रही है, 1/3 जो डेथ है वो केवल इंडिया में हो रही है। स्पेशली खासकर बच्चों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ये नंबर्स लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा केसेस तमिलनाडु, महाराष्ट्र और साथ ही साथ में वेस्ट बंगाल से देखने को मिले हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो रिसेंटली सजेशन दिए गए अलग अलग राइटर्स के थ्रू, सजेशन यही था कि डॉग्स के अंदर में स्टरलाइजेशन करना ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी, यानी इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। बीच में कई सारे लोग बोल रहे थे कि डॉग को मार देना चाहिए, ये स्ट्रे डॉग्स को मार के ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पर यह है कि स्टरलाइजेशन करना ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन से इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी थम जाएगी, रुक जाएगी, और इससे डॉग बाइट के केसेस भी कंट्रोल हो पाएंगे। दोस्तों इन वाले आर्टिकल को आपको रीड करना है। ये जो दोनों आर्टिकल है प्लीज़ आप इनको खुद से रीड करना, इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर क्यों रीड करना है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड ऐसा है जो मैं नहीं बोल सकता। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वर्ड है, ठीक है, स्क्रीन पर देखो, ये वर्ड मैं वीडियो में नहीं बोल सकता। और अगर मैंने 2-3 बार बोल दिया ये वर्ड तो वीडियो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आपको ही पता है। 2-3 बार बोलने से ही वीडियो फिर आपको ओपन नहीं हो पाएगा। आप जब वीडियो को ओपन करोगे तो अप्रूवल या रिक्वेस्ट वगैरह मांगेगा ओपन करने के लिए। भले ही आर्टिकल एजुकेशन पर्पस से, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब की जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो अलग हैं। वो जैसे मैंने ये वर्ड बोला वहीं पर वीडियो रुक जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब मैं इसको अपलोड करूँगा। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इनकी वजह से ये आर्टिकल को मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आर्टिकल टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप प्लीज़ इसको एक बार रीड कर लेना, ज़रूर से रीड करना है। क्योंकि यहाँ पर इसी प्रॉब्लम से, ये जो वर्ड है, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर एक एंटी डिवाइस भी लेकर आया गया है। उस एंटी डिवाइस से काफ़ी ज़्यादा सुधार हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? आगे आते हैं, तो इसको प्लीज़ रीड कर लेना, PDF में मैं आपको आर्टिकल दे दूंगा। दोस्तों फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल था। आपने सेंसस के बारे में सुना होगा, जनगणना के बारे में। जनगणना बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग करने का काम करता है। अब ये जो सेंसस है ये हर 10 साल में रिलीज़ होता है। आखिरी सेंसस जो आया था दोस्तों वो 2011 में आया था, सबको पता है। अब दूसरा जो जनगणना होनी थी वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो जनगणना हो नहीं पाई है और अभी तक नहीं हो पाई है। 2023 चल रहा है, तो अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में जो लेटेस्ट सेंसस है वो जनगणना है वो आएगी। अब इसी जो लेटेस्ट जनगणना हुई है ना, जनगणना होगी ये लेटेस्ट वाली, इसमें एक मांग उठ रही है कई सारी गवर्नमेंट का। इवन यहाँ पे अगर हम स्पेशली बात करेंगे, बिहार के अंदर में बार बार कास्ट सेंसस की मांग उठी है। किसकी? कास्ट सेंसस की। जनगणना
आप समझ गए, लोगों की गिनती करना, लोगों की जो पॉपुलेशन उसकी काउंटिंग करना। कास्ट सेंसस आपको समझ में आ रहा होगा, जाति के आधार पर गणना करना, ठीक है। जो कितनी कास्ट हैं, ठीक है, कितने कास्ट के कितने लोग हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर उनको बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि कितने एरिया में कितने कास्ट के लोग रह रहे हैं। समझ गए। तो बिहार सरकार ने लंबे समय से फोकस किया इस कास्ट सर्वे डेटा को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि 6 जून 2022 की बात है, पिछले साल की बात है, 6 जून 2022 की, बिहार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन जारी किया करने के साथ साथ इन्होंने बोला कि हम कास्ट के आधार पर यानी कि जाति के आधार पर जो सर्वे है वो करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लगभग 500 करोड़ खर्च करने की भी बात की बिहार के अंदर में। ये बात थी 6 जून 2022 की। अब क्या होता है, इसके खिलाफ यहाँ पे कई सारी पिटीशंस डाली जाती हैं। तो 1 अगस्त 2023 में पटना हाईकोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस भी कर दी। आप कितनी पिटीशन डाल लो, उस पिटीशन को कोई भी यहाँ पे मान्यता नहीं मिली। लेकिन अभी अगस्त का महीना चल रहा है ना, तो 6 अगस्त की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है, 6 अगस्त 2023 को बिहार की जो सरकार है इन्होंने ये सर्वे पूरा कर लिया है, क्योंकि इसकी पिछले साल से शुरुआत हुई, 1 साल हो चुका है। अब इस कास्ट के बेसिस पर जो सर्वे है इसको पूरी तरह से इन्होंने तैयार किया। तैयार करने के बाद में अब ये धीरे धीरे जो भी डेटा इन्होंने तैयार किया है, जो भी डेटा इकट्ठा किया है, उस डेटा को यहाँ पर ये अपलोड कर रहे हैं। अब अपलोड करने के साथ साथ यहाँ पर अगेन आप कह सकते हो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि भाई इसके ऊपर रोक लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन मना कर दिया है, बस यही हमारे पास में न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डेटा को पब्लिकेशन करने से, मतलब जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था ना कि सर इसे रोक दो। कोर्ट से बोला जा रहा था कि ये जो डेटा को अब ये अपलोड कर रहे हैं इसको रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं रोकेंगे। समझ गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। यानी अब ये नीतीश गवर्नमेंट सरकार इसको आगे काम कर सकती है, इसको अपलोड कर सकती है, ठीक है। जो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब रोक लगाने की मांग की गई तो बोला यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बिहार की सरकार है वो हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रही है। राइट टू प्राइवेसी जो हमारे पास में एक फंडामेंटल राइट है उसका वोलेशन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट, कोई राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कास्ट की, किसी का नाम थोड़ा ना लिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, केवल कास्ट का, जाति के आधार पर कितने जाति के लोग कहाँ पर कितने कितने रह रहे हैं, वो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कास्ट सेंसस को लेकर लंबे समय से लड़ाई चली है। बीच में मतलब पिछले साल की बात है, 2021 में भी कई बार कोशिशें की गई थी कास्ट सेंसस लाने की, कई सारी सरकार सपोर्ट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही है हम कास्ट सेंसस को अप्रूवल नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भी रिसेंटली ये पूरा इशू हो गया था कास्ट सेंसस को लेकर, आपको पता होगा क्यों। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट कास्ट सेंसस को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि केंद्र सरकार का कहना यह है कि जब भी जनगणना होती है और जाति के आधार पर जब होती है तो उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी कमियाँ होती हैं, जैसे 2011 में हमने देखा था। और मैं आपको बता दूं पहले भी सेंसस हुए हैं, आप अगर देखोगे जो लास्ट जाति के आधार पर जो सेंसस हुआ था, जाति के आधार पर जो जनगणना हुई थी ना, आखिरी जो जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, 1931 में। और 1931 में जब ये कास्ट के ऊपर जनगणना हुई तो उस समय पर पता चला कि हमारे देश में लगभग 4147 कितनी 4147 के आसपास जातियां हैं, ये कास्ट हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात थी 1931 की, लेकिन 2011 में जो हमारे पास में अभी लेटेस्ट जो हमारा सेंसस है वो 2011 वाला कहलाता है, क्योंकि अभी आया नहीं है, क्योंकि जनगणना आपको पता है हर 10 साल में होती है। तो 2011 वाला जो यहाँ पर सेंसस था ना, 2011 वाली जो जनगणना थी, इसके अंदर भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट को लेकर जो डेटा है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उस डेटा में पता है क्या बताया गया 2011 वाले डेटा में, कि हमारे देश में लगभग 46 लाख अलग अलग जातियाँ हैं, 46 लाख अलग अलग कास्ट हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसी वजह से इसको अप्रूवल नहीं दिया कि अब की बार हम यहाँ पर ये कास्ट सेंसस नहीं करने वाले, कास्ट के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि 46 लाख जातियाँ होना मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये था ही नहीं। लेकिन डेटा यहाँ पर कह सकते हो कुछ ऐसा निकल कर आया। अब आप कहोगे कि इसके पीछे का कारण क्या था। देखो कारण आज के समय पर यह है ना कि जाति एक है लेकिन लोग यहाँ पर उसका जो नाम है वो बदल बदल कर रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यादव की ही, तो अब यादव यहाँ पर कास्ट एक है, लेकिन अब यादव के अंदर कोई लोग यदु लगाते हैं, यदुवंशी लगाते हैं, है ना, यादव लिखते हैं डायरेक्टली, लेकिन वो कास्ट एक ही है। उसमें यहाँ पर अलग अलग कह सकते हो वर्ड यूज़ कर लिए। तो क्या हो गया, जब ये सेंसस तैयार हुआ तो यदु अलग क्रिएट कर दिया, यदुवंशी अलग बना दी, यादव अलग बना दिया। तो इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारी कास्टें बना दी। जब ये जनगणना होती है तो इस तरीके से यहाँ पर ये नंबरिंग हो जाती है, तो ढेर सारी जातियाँ बन गई। जबकि यहाँ पर एक ही जाति के अंडर में यहाँ पर जो नाम है वो अलग हो रही है, स्पेलिंग्स अलग अलग यहाँ पर बदल के लिखे जा रहे हैं लोगों के थ्रू। समझ गए।
तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देंगे। फिलहाल यहाँ पर बिहार की सरकार ने ये पूरा कास्ट को लेकर जो सर्वे डेटा है वो तैयार कर लिया और उसको ये अपलोड कर रहे हैं। मैटर क्या था वो मैंने आपको बता दिया, कास्ट सेंसस को लेकर पूरा इशू क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आगे आते हैं और चलते हैं पहले एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो दोस्तों आज सैटरडे है, सैटरडे में ऑलरेडी जो एडिटोरियल्स हमारे कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और दोनों के दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ये वाला एडिटोरियल बात करता है इंडिया जापान किस तरीके से जो सेमीकंडक्टर का इशू है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के मामले में हम लोग थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय पर सेमीकंडक्टर को लेकर कई सारे चैलेंजेस है, तो इंडिया जापान मिलकर कैसे निपटा सकते हैं वो यहाँ पर इन दोनों राइटर ने मिलकर लिखा है, समझेंगे एक एक पॉइंट करके। जो दूसरा एडिटोरियल ये बात करता है LK99 के बारे में। LK999 ये सुपर कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर, दोनों आर्टिकल बराबर में यहाँ आए हैं आज, दोनों को समझेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी आप GS पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 तीनों से आप इसको लिंक कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था एक सुपर कंडक्टर मिल गया है, ऐसा यहाँ पे बात की जा रही है। सुपर कंडक्टर जो कि हमारा रूम टेम्परेचर, जैसे आप अपने घर में रहते हो ना, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उस रूम टेम्परेचर पर काम करने वाला सुपर कंडक्टर मिल गया है, ऐसी न्यूज़ निकल कर आई। लेकिन उसी दिन आप वीडियो भी देख सकते हो 6-7 दिन पहले का, मैंने बोला था ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो कंफर्म नहीं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि हमें सुपर कंडक्टर मिला है। लेकिन जो यहाँ पर सर्चिंग की गई है, जो नई चीज़ साउथ कोरिया से मिली है हमें, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे लिए काम की नहीं है। यानी जो ये मटेरियल है जिसको नाम दिया गया LK99, ठीक है, LK99, ये आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली न्यूज़ में था LK99 ये क्या है, तो एक प्रकार का ये सुपर कंडक्टर है। साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया और ये बोला कि नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर काम करने वाला ये सुपर कंडक्टर है। अब ये टेम्परेचर का रोल क्या है वो सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो क्या हुआ कि अभी यहाँ पर न्यूज़ ये निकल कर आती है कि जो ये सर्चिंग हमने की थी रूम टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर की, ये सर्चिंग बेकार है, काम की नहीं है। LK99 रूम टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड सुपर कंडक्टर नहीं है, और अगर है तो इसमें और भी सर्चेस करने की बात, आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है वो चाहिए। लेकिन अभी के समय पर जो ये रिसर्च है उस कोई ज़्यादा ठोस सबूत पैदा नहीं करती है, एग्जैक्टली उसको लेकर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। नाउ अब समझते हैं थोड़ा सा हम लोग ये LK99, ये जो सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर है, ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने ये समझा होगा, सेमीकंडक्टर का नाम तो आपने सुना है, ठीक है, कंडक्टर का नाम सुना है, इंसुलेटर का नाम सुना है, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सब बताऊंगा, डोंट वरी। पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। देखो दोस्तों कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो चीज़ है जिसमें आराम से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकें, यानी जो बिजली है वो आराम से फ्लो कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कॉपर का, तो कॉपर का आपने वायर लिया, इस कॉपर के वायर में आप इधर से करंट छोड़ोगे तो एंड तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा, है ना। तो ये क्या है, एक कंडक्टर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जितनी भी चीज़ें कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उन सभी चीज़ों के अंदर एक रेजिस्टेंस भी होता है। अब ये क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस मतलब कि वो कंडक्टर ना उस करंट को रोक रहा होता है, और कहीं ना कहीं इसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए होती है। और आप कह सकते हो कि मान लो यहाँ पर एक कॉपर का तार है, ये कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमने बिजली को छोड़ा और इधर कोने तक पहुँचानी है, बिजली पहुँच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी है जो कि कहीं ना कहीं इसको कट डाउन कर रहा है, इस बिजली को रोकने का काम कर रहा है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर इस वायर के माध्यम से बह रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बड़ा लॉस भी होता है, यानी एनर्जी का लॉस भी देखने को मिलता है। कुछ लॉस हो जाती है, कुछ यहाँ पे एंड तक पहुँच पाती है, क्यों, क्योंकि बीच में रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है। सभी कंडक्टर्स के अंदर में इस प्रकार का रेजिस्टेंस दोस्तों होता ही होता है। नाउ आप सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, समझ गए बात, ये रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस ना होने का मतलब ये रुकावट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम लोग उसके अंदर छोड़ रहे हैं बिल्कुल 100% उतनी बहेगी, कोई रुकावट नहीं, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। इसी को हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो रिसेंटली यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कोरियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लेम किया कि हमने एक मटेरियल डिस्कवर कर लिया जिसको नाम दिया LK99, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो LK99 है एक सुपर कंडक्टर है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप कहोगे सर ये एट रूम टेम्परेचर और प्रेशर का वर्ड बार बार क्यों यूज़ किया जा रहा है। इस बात को दोस्तों ये समझना कि
जितना भी सुपर कंडक्टर हमारे पास में है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं बिना किसी लॉस के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो उस सुपर कंडक्टर को बनाने के लिए उसे हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा करना होता है। ठंडा करना होता है। कितना ठंडा? लगभग 0 डिग्री या 0 से कम डिग्री यहाँ पे हमें ले जाना पड़ेगा। 0 डिग्री एब्सोल्यूट या 0 डिग्री हमें चाहिए, बिल्कुल ठंडा। तब जाके यहाँ पर उसमें कह सकते हो कि जो वो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो हो पाएगा बिना किसी लॉस के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वायर के माध्यम से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कॉपर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें बिजली बह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस और रुकावट है, तो उसमें बिजली का बहुत सारा लॉस भी हो रहा है, लेकिन वो कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसमें बिजली बिना किसी रेजिस्टेंस के, यानी कि जितनी बनी है उतनी आराम से 100% फ्लो हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, सुपर कंडक्टर को ठंडा हम लोग करते हैं तब जाके वो सुपर कंडक्टर बनता है, ठीक है। अब इतना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचाना, जैसे अभी अगर हमें वायर अभी घर तक खींचना हो सुपर कंडक्टर का, तो उस वायर को खींचना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सुपर कंडक्टर को हमें ठंडा रखना है 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम। इतना ठंडा हम कैसे रखेंगे इस वायर को? समझ गए? तो ठंडा रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुपर कंडक्टर को। क्लियर हो गया? तो सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है जब इनको ठंडा कर दिया जाए या लो टेम्परेचर पर कर दिया जाए। तो ये क्या क्या चीज़ हो सकती है? जैसे लेंथेनियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ये भी एक सुपर कंडक्टर है। इसको ठंडा कर देंगे तो 100% इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, कोई लॉस नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर रिएथ्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ऐसी तीसरा नायोबियम, टिन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं सुपर कंडक्टर के। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इनको ठंडा करना पड़ेगा, 0 डिग्री पर पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर बनेंगे। लेकिन अभी साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने बोला कि जो LK99 जो है ना, ये वो सुपर कंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पर काम करता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसा अभी आप रह रहे हो अपने कमरे के अंदर में, उसी टेम्परेचर पर वर्क करता है। तो ये तो यहाँ पे अद्भुत होने वाला था कि अगर ऐसा कुछ है क्या कि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर वर्क करने वाला सुपर कंडक्टर है, कि भाई एक ऐसा वायर मिल गया जिसका हम यहाँ पे जिसका यूज़ कर सकते हैं, जिस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर फ्लो करवाने में, बिना किसी ठंडा करे, बिना कोई ठंडा करे, यहाँ पे वो आराम से सुपर कंडक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो स्टडी यहाँ पर कहीं ना कहीं आज के समय पर फेल साबित होती हुई नज़र आ रही है कि वो जो डिस्कवरी है उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आज के समय पर बहुत दूर है। वो यहाँ पे कोई भी रूम टेम्परेचर बेस्ड सुपर कंडक्टर नहीं है। ये चीज़ें हमें पता चलती जा रही हैं। हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है, बट अभी तक हमें इस प्रकार का सुपर कंडक्टर नहीं मिला है। अगर ये सुपर कंडक्टर होता LK99, दोस्तों अगर ये सुपर कंडक्टर साबित हो जाता, इसको बिना कोई ठंडा करे सुपर कंडक्टर अगर ये बना रहता ना, तो समझ जाते कि ये इस 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो नहीं हो पाई है। क्वेश्चन यहाँ पर है, इन सुपर कंडक्टर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? एनर्जी ट्रांसमिशन में सुपर कंडक्टिंग केबल्स आते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी लॉस के ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे MRI जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है MRI मशीन के अंदर में, ताकि एक बहुत मजबूत सा मैग्नेटिक फील्ड को बनाया जा सके। इलेक्ट्रिक मोटर्स और जो जनरेटर्स होती हैं वहाँ पर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे। सुपर कंडक्टर क्या है वो समझ गए। अब इनमें खास बात यही होती है बस टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम कर हम उसको सुपर कंडक्टर बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इतना ठंडा हम कैसे करेंगे, ठीक है। नेचुरली मिलना थोड़ा मुश्किल है। LK99 बोला जाता था ये नेचुरल है, ये मतलब आप कह सकते हो कि बिना किसी टेम्परेचर को गिराए या बिना टेम्परेचर ड्रॉप करे हमें ये LK99 मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर काम नहीं कर रहा है। इसको लेकर कई सारी और स्टडीज़ आनी बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो ये बात हो गई सुपर कंडक्टर की। नाउ अब आते हैं बराबर वाले आर्टिकल पर। इस वाले आर्टिकल में बात की जा रही है सेमी कंडक्टर के बारे में। अब दोस्तों मैंने आपको कंडक्टर समझा दिया, सुपर कंडक्टर समझा दिया। अब हम लोग 2 चीज़ें और समझेंगे। एक होता है इंसुलेटर और दूसरा होता है यहाँ पर सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो चीज़ होती है, वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल ग्लास, शीशा हो गया या पेपर हो गया, है ना। कागज़ का एक टुकड़ा है, भाई कागज़ के टुकड़े पर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना चाहोगे तो क्या फ्लो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। शीशे पे नहीं हो पाएगी, वो इंसुलेटर है। या रबर हो गया, है ना, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करवा सकते। लेकिन यहीं पर सेमी कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आने वाला सेमी कंडक्टर होता है।
सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करवा सकते हो, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने हाथ में है उस हिसाब से चला सकते हो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में हमारे कई सारे मटेरियल आते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन के बारे में, है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनाइड, ये सब इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हो लेकिन कंट्रोल कर सकते हो, और इन्हीं सेमीकंडक्टर का यूज़ आज दुनिया भर में हो रहा है। आप जहाँ पे बैठे होंगे ना, जितना भी सामान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके आसपास होगा, आपका लैपटॉप होगा, टैबलेट होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, या जो भी चीज़ आसपास होंगी, उन सभी चीज़ों के अंदर में ये सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर हर जगह पर अवेलेबल है आपकी, चाहे वो गाड़ियाँ क्यों ना हो, सब जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। हर एक आपका, चाहे वो टेलीविज़न क्यों ना हो, बल्ब क्यों ना हो, सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर में सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है ये सेमीकंडक्टर की जो डिमांड है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। सप्लाई इसलिए कम है क्योंकि कुछ ही देश जो हैं आज के समय पर, मुट्ठी भर देश हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सेमीकंडक्टर्स को बनाने का काम करते हैं। वो बहुत छोटे से देश हैं, बहुत कम देश हैं। फॉर एग्जांपल ताइवान है, चाइना है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, यही कुछ कंट्रीज़ है जो कि सेमीकंडक्टर को बनाने का काम करती हैं, लेकिन डिमांड दुनिया भर में है। इसके लिए इंडिया भी अभी काम करना शुरू कर चुका है। भारत ने कई सारी पॉलिसीज़ अपनी निकाली हैं, सरकारी इनिशिएटिव्स हैं, हमने PLI स्कीम्स जारी की हैं कि हम भी सेमीकंडक्टर को भारत में बनाना स्टार्ट कर सकें। लेकिन अभी राइटर का कहना यह है कि इससे भी बढ़िया तरीका यह है कि इंडिया और जापान दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे सेमीकंडक्टर के सेक्टर में काम कर सकते हैं। इंडिया जापान दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो 2 की पावर 1 में आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकती है, ऐसा यहाँ पर राइटर का कहना है। समझ गए। अब पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि राइटर एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर को लेकर क्या बोल रहे हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा सेमीकंडक्टर का मार्केट भारत में किस स्टैंड पर है, भारत सरकार क्या क्या कर रही है, फिर आपको मैं आज का मेंस का क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को सुनते रहना जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया जापान ने जुलाई 2023 में एक एग्रीमेंट किया, यानी इसी साल की बात कर रहे हैं, जुलाई के महीने में इन्होंने बोला कि हम दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर्स के मामले में कोलैबोरेट करके काम करेंगे, ताकि जो ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी की कमी दोनों देशों के पास में ना रहे। और ये जो पार्टनरशिप है, ये जो पार्टनरशिप होगी इंडिया जापान के बीच में, जिसको लेकर एग्रीमेंट मतलब कह सकते हो ये दोनों अग्री कर चुके हैं, इस पार्टनरशिप में क्या क्या होगा कि सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग दोनों देश मिलकर साथ में करेंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग साथ में मिलकर करेंगे, इक्विपमेंट रिसर्च साथ में करेंगे, सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन मेंटेन करेंगे। ये सारा काम यहाँ पर ये दोनों सरकारें मिलकर करेंगी। और इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन भी होगा और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी, यानी भारत और जापान की सरकारों के बीच में कोलैबोरेशंस और इन दोनों की इंडस्ट्रीज़ के बीच में कोलैबोरेशंस होने के बाद में ये क्या करेंगे, इस प्रकार से सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, जो कि एक बढ़िया यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमने जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने को अग्री किया है। एक अग्रीमेंट बेसिकली अभी यहाँ पर कह सकते हो दोनों मिलकर तैयार हो चुके हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। अब ये जो डील है, ये डील उस समय पर आई है जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। अभी उससे पहले तो ऐसा कोई डील थी नहीं। अभी दुनिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग हो चुकी है सेमीकंडक्टर की, क्योंकि इन स्पेशल वाली चिप्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया। और इतना ज़्यादा है कि इंडिया ने भी अभी पिछले कुछ समय पर बहुत सारे कह सकते हो कि प्लांट्स लगाने की डिमांड की है कि हम भी प्लांट्स लगाएंगे सेमीकंडक्टर के। और दुनिया में कई सारे देश सोच रहे हैं अपने देश में इस सेमीकंडक्टर को बनाने का प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि इसके बेसिकली प्लांट लगेगा, उसके बाद ही यहाँ पर सारा काम हो पाएगा। समझ गए। तो इसके अंदर अगर हमें एडवांसमेंट करना है तो दोनों नेशंस को, यानी दोनों देशों को साथ में आना होगा। जो अपनी पॉलिसीज़, जो अपनी नीतियाँ हैं, उन दोनों नीतियों को साथ में मिलकर, साथ में जोड़कर चलना होगा, ताकि एक दूसरे को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और रिसर्च में ये सपोर्ट कर सकें। इंडिया का जैसे मेक इन इनिशिएटिव हो गया, जापान का सोसाइटी 5.0 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो भारत का मेक इन इंडिया हो गया और जापान का 5.0, ये दोनों की अलग अलग इनिशिएटिव हैं। लेकिन हम क्या करना है, हमें इन दोनों इनिशिएटिव को जोड़ देना है, जोड़ के साथ में मिलकर काम करना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं सेमीकंडक्टर के इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन कहीं ना कहीं एक सक्सेस साबित हो सकता है भारत और जापान दोनों के लिए ही। जापान के पास में क्योंकि अपनी एडवांस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जापान में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर वाली जो इंडस्ट्री है वो एडवांस लेवल पर काम कर रही है। और इंडिया के पास में लेबर पावर देखने को मिल पाएगी। ठीक है, जापान ऑलरेडी यहाँ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में एक बढ़िया ग्लोबल लीडर है।
और इंडिया आप कह सकते हो कि आज के समय पर एक ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का हब बनता चले जा रहा है। तो दोनों ही कह सकते हो कि यानी कि दोनों के पास में वो चीज़ है कि एक दूसरे की ज़रूरत है इन दोनों को, और दोनों साथ में आ जाएं, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो अगर साथ में मिलकर कोलैबोरेट कर जाए तो ये चीज़ और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर चाहिए, वो भारत प्रोवाइड करवाएगा। आईटी सेक्टर में भारत आगे है, जापान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे, दोनों साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर इन सेमीकंडक्टर की डिमांड हर जगह पर है, हर चीज़ में हमें सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो भारत ने अपना सेमीकंडक्टर डिज़ाइन को लेकर कह सकते हो कि अभी अमेरिका के साथ भी बात की कि अमेरिका के साथ में ही पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन यूएसए से बेटर है कि हम जापान के साथ में पार्टनरशिप करें, ऐसा थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली ये बोला गया। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएस में कुछ एक्ट आए रिसेंटली, उनके कानून हैं जहाँ पर वो लोग फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देंगे किसी और दूसरे देश के साथ में। तो यूएस से अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो यूएस से ज़्यादा बढ़िया पार्टनरशिप हमारी जापान से बैठेगी, टोक्यो से बैठेगी। तो जापान के साथ पार्टनरशिप बिल्कुल एक रंग लेकर आएगी। चाइना को हम टैकल कर पाएंगे, क्योंकि चाइना भी आज के समय पर अपनी चिप बनाने की जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको लगातार एक्सपैंड करता हुआ चले जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे भारत और जापान को ज़रूरत है कि दोनों पार्टनरशिप करके ये जो सारी कंट्रीज़ जो थोड़ी बहुत कंट्रीज़ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान है ना, अमेरिका है, उसका चाइना है, ये कुछ ही कंट्री सेमीकंडक्टर चिप को बना रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब क्या कर रही हैं, उसके ऊपर दबदबा बनाकर अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है सेमीकंडक्टर वाला, इसमें ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा कह सकते हो कि ज़्यादा कोई कंट्रीज़ के पास में इसको लेकर सपोर्ट नहीं है ज़्यादा। इंडिया के पास में भी नहीं था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन छोटे से मतलब कह सकते हो इन थोड़ी सी कंट्री का जो दबदबा है ना, उससे अच्छा यहाँ पर यह है कि इंडिया जापान साथ में आए और इस सेमीकंडक्टर के अंदर में इतने इनिशिएटिव्स, इतने इनोवेशंस करें कि इन छोटे से देशों का, इन थोड़े से देशों का, छोटे से बोला, इन थोड़े से देशों का जो दबदबा है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाए। क्योंकि इनकी आगे भी यहाँ पर यही एक तरीके से इनका गोल है, एम है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना पूरा दबदबा बना के रखना। लेकिन इंडिया के जो इनोवेशंस हैं जापान के साथ में मिलकर, ये कहीं ना कहीं इस पूरे डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं और दुनिया भर के लिए नई नई चीज़ें लेकर आ सकते हैं। दुनिया भर के लिए यहाँ पर एक बढ़िया होप निकल कर आएगी जब ये इंडिया जापान मिलकर सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। समझ गए? तो ये था यहाँ पे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेमीकंडक्टर चिप क्या है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं, तो ये सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, या गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड से यहाँ पर इन सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है। इनसे कुछ चिप बनाई जाती हैं, है ना। उन सेमीकंडक्टर चिप का आज के समय में हम जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गैजेट्स हैं उन सब के अंदर यूज़ होता है। इवन इस सेमीकंडक्टर चिप का केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही नहीं, ऑटोमोबाइल, हमारे हाउस होल्ड गैजेट्स, मेडिकल डिवाइसेस, ईसीजी मशीन, सभी जगह पर इसका यूज़ होता है। पिछले कुछ समय पर इन सेमीकंडक्टर चिप की जो डिमांड है वो तेज़ी से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। कोविड-19 पेंडेमिक में हमने ये देखा कि किस तरीके से डिजिटाइजेशन बढ़ा है और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन्स लोगों के हाथ में पहुंच चुके हैं। स्मार्टफोन की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए हमें सेमीकंडक्टर चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, क्लीन एनर्जी हो, एरोस्पेस हो, ऑटोमोबाइल हो, यानी हमारे चाहे वो गाड़ी मोटर वाला सेक्टर हो, सभी जगह पर इन सेमीकंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो भारत का स्टैंड है सेमीकंडक्टर मार्केट में वो कहाँ पर है, भारत कहाँ पर यहाँ पे आप कह सकते हो इस मार्केट में खड़ा हुआ है। तो इंडिया आज का अगर हम सिनेरियो देखें तो ज़्यादा कुछ हम कर नहीं रहे हैं इस सेक्टर में, तभी तो जापान के साथ में कोलैबोरेशन की बात कर रहे राइटर। क्योंकि इंडिया आज भी कह सकते हो इन सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है। जितने भी चिप हैं ये सब हमें इंपोर्ट करता है अपने मार्केट में। और आपको पता होना चाहिए 2025 तक ये $100 बिलियन तक पहुंचने वाला है, $100 बिलियन तक का हम चिप इंपोर्ट करने वाले हैं। समझ गए? तो चिप की इंपोर्टिंग लगातार भारत कर रहा है और इससे जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है दूसरे देशों के ऊपर, वो भारत की ज़्यादा है। इसी के लिए यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी कि हमारे देश में इन सेमीकंडक्टर चिप को बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल पहला इनिशिएटिव ये है, हमारी यूनियन कैबिनेट ने लगभग 76,000 करोड़, कितने 76,000 करोड़ रुपए 2021 में अलोकेट किए कि इससे हम इंडिया में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे इंसेंटिव्स को चलाया गया। जैसे इंडिया ने यहाँ पर एक
स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इसको स्पेक्स के नाम से जानते हैं। अगेन इस स्कीम का मेन मकसद यही था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर सकें। फिर 2021 में इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया $10 बिलियन का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सबसे बड़ा कदम सेमीकंडक्टर सेक्टर में। तो PLI स्कीम हमने जारी की ताकि इंडिया के अंदर में सेमीकंडक्टर को बनाया जाए, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। जो प्रोडक्शन करेगा उसके बदले में सरकार $10 बिलियन का इंसेंटिव देगी, ठीक है, अलग अलग कंपनीज़ को। फिर 2021 में यहाँ पे हमारी इसी मिनिस्ट्री ने PLI के साथ साथ DLI स्कीम को भी लॉन्च कर दिया। पहले तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई, दूसरी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी यहाँ पर बोला गया जो 20 डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, है ना, वो यहाँ पे सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन करें। इसके बदले में यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए अनाउंस करेगा कि आने वाले 5 सालों में उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाएगा जो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग करेगा। बाकी भारत के कंजम्पशन की बात करेंगे तो इंडिया आज के समय पर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप का कंजम्पशन करता है। कितना करता है कि 2030 तक कह सकते हो $110 बिलियन का हम लोग यहाँ पर इन चिप का कंजम्पशन करने वाले हैं, ठीक है, 2030 तक। और उससे पहले 2026 की अगर बात करें, क्योंकि अभी 2023 में, तो 3 साल बाद तक आप देखोगे तो $80 बिलियन तक का हम लोग सेमीकंडक्टर का कंजम्पशन कर सकते हैं। तो भारत का कंजम्पशन, खुद का कंजम्पशन सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो भारत यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करता है और जो मार्केट है हमारा 2025 तक वो $100 बिलियन का पहुँच जाएगा। अभी $24 बिलियन का है इस सेमीकंडक्टर मार्केट को, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मार्केट 2025 तक $100 बिलियन का पहुंचेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ढेर सारा इंपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतना सब इंपोर्ट कर रही हैं, सभी कंट्रीज़ इंपोर्ट कर रही हैं, इसका मतलब कुछ ही देश यहाँ पर इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही बात है। और वो कौन कौन से देश हैं? तो टॉप 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। टॉप वाली मैं बात कर रहा हूँ, 5 कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं सेमीकंडक्टर चिप का। वो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ताइवान नंबर 1, साउथ कोरिया नंबर 2, जापान नंबर 3, US 4 और चाइना 5। तो ये 5 सुपर टॉप कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करती हैं। और इन पाँचों में से भी जो सबसे आगे है वो ताइवान और साउथ कोरिया, ठीक है। ताइवान और साउथ कोरिया 80% तक चिप्स को बनाते हैं। इवन यहाँ पर ताइवान इससे भी आगे। ताइवान के अंदर में TSMC नाम की यहाँ पर एक मोस्ट एडवांस चिप मेकर कंपनी आपको देखने को मिलेगी। आज के समय पर जो ताइवान है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे है और ताइवान कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि भारत को भी ढेर सारी जो सेमीकंडक्टर चिप है वो यहाँ पर बेचता है, हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। बाकी अब आते हैं थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ, इसको लेकर क्या मांग चल रही है वो हमने समझा। अब मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है फटाफट वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बोलता है, वाई इज़ देयर अ ग्लोबल रेस टू डाइवर्सिफाई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन? What are the government initiatives for making India a semiconductor manufacturing hub? पहला पार्ट ये क्वेश्चन का कि वाई इज़ देयर अ ग्लोबल रेस, दुनिया भर में यहाँ पर इतनी बड़ी जो रेस है, इतनी होड़ है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बढ़ा करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, वो क्यों लगी हुई है? अब क्यों लगी हुई है उसके लिए आपको बताना पड़ेगा सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। दुनिया भर की कंट्रीज़ में होड़ क्यों लगी हुई है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर, पहला पार्ट। दूसरा, सरकार के यानी भारत सरकार के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं इंडिया को एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि जो हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट्स हैं वो और बेहतर से इस क्वेश्चन को कैप्चर करके एक बढ़िया आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की वैश्विक होड़ क्यों है? दूसरा, भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार की क्या पहल है? 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। दोस्तों, अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में पूरा ग्रुप काम कर रहा है, प्लीज़ जाकर एक बार उसमें घूम कर आइए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। बाकी यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए आज के इस न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको पता है सैटरडे है। सैटरडे में ना ही हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है, ना ही हमारा एडिटोरियल का सेकंड वाला पेज आता है। तो ऑलरेडी आर्टिकल्स सैटरडे में बहुत ज़्यादा कम होते हैं।
बाकी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि टर्की कौन से दो समुद्र के बीच में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में यहाँ पर जो आइलैंड कंट्री है वो यहाँ पर आपको टर्की देखने को मिलेगा। आइलैंड तो नहीं कहेंगे, वो जॉइंट है। खैर टर्की यहाँ पर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, इतना आपने ध्यान में रखना है। नाउ इसी के साथ में दोस्तों करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।